12 जून की दोपहर एयर इंडिया 171 तैयार होता है अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए। सब कुछ नॉर्मल था। इसके पहले दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर करके जहाज़ आया था, ऑन ग्राउंड हुआ, रिफ्यूलिंग हुई, पैसेंजर्स आए, टैक्सी करके जहाज़ ने नॉर्मल टेक ऑफ किया। बट सून आफ्टर 400 फीट के आसपास क्लाइंब किया एंड देन स्टार्टेड डिसेंडिंग। किसी को भी एविएशन हिस्ट्री में ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था कि परफेक्टली फाइन एयरक्राफ्ट वो डाउन कैसे चला गया। The entire world was shocked. Plane tragedy in India. There are still unanswered questions surrounding the Air India crash. The Boeing 787 Dreamliner has a stellar safety record. This is the first fatal crash. Now, investigators are studying the cockpit voice recorder from the Air India plane, which Investigators are looking to answer what brought down the plane. Families have gathered outside the civil hospital in Ahmedabad. There were 242 passengers and crew. There are tragic scenes in the Indian city of Ahmedabad. Breaking news, local hospital officials now confirmed to ABC News there is one survivor after a passenger plane crashed near India's Ahmedabad airport with more than 200 people on board. पायलट्स को रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 32 सेकंड का टाइम मिला। जब एयरक्राफ्ट नॉर्मल क्लाइंब कर रहा था और उसने क्लाइंब करना बंद किया और डिसेंड करना स्टार्ट किया, उसके बीच में अगर देखेंगे सिर्फ 8 सेकंड का टाइम मिला। हम लोगों ने ये सिनेरियो एक सिमुलेटर में रिक्रिएट किया एंड सिमुलेटर में जहाँ मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे कुछ होगा नहीं, वहाँ पे भी मेरे अंदर खौफ था। तो इमेजिन रियल सिचुएशन में उन पायलट्स ने जब ग्राउंड को अपनी तरफ आते देखा होगा, उनको कैसा लगा होगा। Captain, dual engine failure, loss of thrust. Okay, Captain, I've lost both the engine from my side. Mayday, mayday, mayday. Air India 171. इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई हैव बीन अ कमर्शियल पायलट्स, बट ये एक मेरा बेस्ट एजम्पशन होगा बेस्ड ऑन माय नॉलेज ऑन एविएशन। एक्चुअल रिपोर्ट्स के लिए हमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन का वेट करना पड़ेगा, बट दिस वीडियो इज अ पायलट्स पर्सपेक्टिव कि क्या हुआ हो सकता है। सो इफ़ यू सी ऑन दिस इमेज, द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ स्ट्रेट और सामने सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद और उसके पहले मेघानी नगर है। ये एक हॉस्टल के ऊपर गिरा जहाँ पे कुछ लोग अपना खाना खा रहे थे। जो लोग एयरक्राफ्ट में बोर्डेड थे, ऑल ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ एक्सेप्ट वन, और जो हॉस्टल में खाना खा रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो स्टूडेंट्स को भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। बट बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस क्रैश में। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी लेट एयरबॉर्न हुए अगर किसी ने ध्यान से देखा हो। ऐसा क्यों हुआ? अगर इंजन फेल हुआ है तो इंजन में से कोई स्मोक या फायर विजुअली नहीं दिखी। हाउ कैन बोथ द इंजन्स फेल एट द सेम टाइम? कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इस बात के लिए अकाउंट ही नहीं कर सकता और इसका कोई प्रोसीजर भी नहीं अगर ये हो जाए तो। एयरबस और बोइंग अपने मैनुअल्स में हर केस का फेलियर का एक रेमेडी देते पायलट्स को, ये हो जाए तो क्या करूँ। लेकिन यार दोनों इंजन्स एक साथ फेल हो जाए, वो भी टेक ऑफ पे, इसका कोई प्रोसीजर बना ही नहीं है। एयरबस और बोइंग कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि हम इसका कोई प्रोसीजर बना ही नहीं रहे क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और 12 जून को वो हो गया। बड़ा सवाल आता है, क्या एयरक्राफ्ट की लोडिंग करेक्ट हुई थी? एयरक्राफ्ट में पायलट्स ने गियर अप क्यों नहीं लिए? क्या रैट डिप्लॉय हुआ था? रैट की बहुत बातें हो रही है। एयरक्राफ्ट ने इंटरसेक्शन से टेक ऑफ किया या फुल लेंथ ऑफ रनवे यूज़ किया? एक और डेटा सामने निकल के आ रहा है कि एयरक्राफ्ट टोक 9,979 फीट अप्रॉक्सीमेटली, जबकि उसको 9,200 फीट लेना चाहिए था लिफ्ट ऑफ के लिए। एयर इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन पुल्ड अप इन द पास्ट फॉर नेग्लिजेंस इन सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स। उनके CEO को, उनके हेड ऑफ सेफ्टी को, सबको नोटिस गए हुए DGCA के द्वारा, और कुछ तो जून 3 और जून 5 को भी गए थे। विद शॉक। जिन लोगों को नहीं पता, 2020 मई में मैंने कुछ सेफ्टी इश्यूज रेस किए थे एयर एशिया इंडिया के खिलाफ। उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई। DGCA ने जून 2020 में इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि मेरे जो कंप्लेंट्स से बिल्कुल सही थे। अगस्त 2020 में मेरे कंप्लेंट्स के बेसिस पे कैप्टन मनीष उपल, कैप्टन मुकेश नीमा को, जो कि हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड हेड ऑफ फ्लाइट सेफ्टी थे, उनको सस्पेंड किया गया 3-3 महीने के लिए। बट व्हाट डिड द एयरलाइन डू? क्या उन्होंने अपने सेफ्टी को इम्प्रूव किया? नहीं। क्या उन्होंने जिसने कंप्लेन की थी उसको प्रोटेक्ट किया? नहीं। मुझे तो फायर कर दिया कंपनी ने। एंड व्हाट हैपेंड? द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी लैप्सेस, उनको प्रमोशन मिला। जब एयर इंडिया का मर्जर हुआ, एयर एशिया, विस्तारा, एयर इंडिया तीनों एक बन गई, तो इमेजिन उनमें से जो सबसे छोटी एंटिटी थी एयर एशिया, वहां से कैप्टन मनीष उपल को जब मर्ज होगी तीनों एयरलाइन और बहुत बड़ी बन गई एयर इंडिया, उसका बॉस बना दिया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
क्या इस केस में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम ठीक से करेंगी या हर बार की तरह उसको वो पायलट एरर पे ब्लेम कर देंगी, जैसा घाटकोपर क्रैश में हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्लियर था कि ग्राउंड पे जो इंजन्स पड़े हैं वो इम्पैक्ट से पहले आइडल हो गए थे, मतलब रनिंग नहीं थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या आया कि पायलट्स ने स्पाइरल करके एयरक्राफ्ट को डाउन डाला है। सेम हैपेंड इन अ यूपी एयर क्रैश, जहां पे एक एक्स यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अपनी जान गंवाई थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा था कि पायलट बादल के अंदर घुस गया, ही लॉस्ट कंट्रोल इन दिस सिचुएशन एंड दैट व्हाई द क्रैश हैपेंड। और दूसरी जगह दूसरे पेज में लिखा था कि उस दिन वेदर क्लियर था, कोई बादल ही नहीं थे। तो ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स अगर बनेंगी तो हम फ्यूचर एक्सीडेंट्स कैसे प्रिवेंट करेंगे? विदाउट डिले लेट्स गेट इनटू कि हुआ क्या होगा मेरे हिसाब से। व्हाट डू आई थिंक? सो आई हैव 7 to 8 सिनेरियोज डिस्कस करूंगा एंड लास्ट में आई टेल यू व्हाट आई थिंक जो हुआ होगा। नंबर 1, एक वीडियो जा रहा था कि फ्लैप रिट्रैक्शन हुआ है और गियर इसलिए नहीं ली गई। मैंने प्रीवियस वीडियो में उसको डिबंक कर दिया, वो एक बड़ा टॉपिक था, सो आई डिसाइडेड टू कवर इट अलग से। उस रीज़न को सपोर्ट करने के लिए कि ये क्यों फ्लैप वाली प्रॉब्लम नहीं है। जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो इंजन्स के कुछ पार्ट्स मिले थे। ये एक जेनेक्स इंजन है, इंजन के पार्ट्स मिले थे जो कि ऑब्वियसली बर्न थे, बट उसकी जो ब्लेड्स थी वो इंटैक्ट थी। वो ब्लेड्स इंटैक्ट तभी रह सकती हैं जब वो इम्पैक्ट के टाइम पे हाई स्पीड पे रन नहीं कर रही हो। अगर इंजन परफेक्टली फाइन था, रनिंग था, तो वो ब्लेड्स अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। दिस इज अ स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बाकी एक्सीडेंट्स में पाई गई थी। दैट मीन्स द इंजन ऑन द टाइम ऑफ इम्पैक्ट वर नॉट रनिंग, सो दैट डिबंक्स द फ्लैप रिट्रैक्शन। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो विद इन फ्यू आवर्स, बिकॉज देयर वाज नो अदर एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इंजन ही फेल हो सकता तभी इतना बड़ा मॉडर्न जहाज डाउन जाएगा। सो इट वाज क्लियर कि इंजन फेल हुए हैं एंड दोनों इंजन फेल हुए। अगर एक भी इंजन बचा था तो ये एयरक्राफ्ट निकल जाता, बिकॉज ऑल द एयरक्राफ्ट इन एविएशन इंडस्ट्री आर डिजाइन टू फ्लाई ऑन वन इंजन। चाहे वो फुल्ली लोडेड हो, फुल फ्यूल हो, फुल कार्गो हो, तब भी एक इंजन पे वो फ्लाई करेगा। बर्ड स्ट्राइक, बहुत लोग बोले कि बर्ड हो सकती है। देखिए अहमदाबाद का वेदर उस समय क्या था। सो दिस इज द वेदर एट अहमदाबाद BAH एयरपोर्ट है। 12 तारीख को 7 Zulu, winds 330 at 6 knots, 6000 meter visibility, no significant cloud, temperature 37, QNH 1008, no significant weather। आफ्टरनून का वेदर है, 37 डिग्री टेम्परेचर है। भाई आपको सब पता होगा, देखो बर्ड्स कब होती हैं, सुबह होती है, शाम को होती है। इतनी धूप में कभी देखा आपने बर्ड्स हो? वो जो वीडियो आपने क्रैश का देखा है, क्या आपको उसमें बर्ड्स कहीं दिख रही है? बर्ड्स थी सली वाली मूवी बर्ड्स। भाई जब बर्ड्स होती हैं तो क्लियरली दिखती हैं बर्ड्स, आपको भी दिखेंगी, पायलट को भी दिखेगी। और दूसरी चीज़, बर्ड्स जब बारिश होती है उसके बाद यूजुअली आती हैं, क्योंकि वो कीड़े खाने आती है ऊपर से। दोपहर में तपती गर्मी में सब सोते हैं, भाई आराम करते हैं, कोई बर्ड्स नहीं आती। दूसरी चीज़, अगर बर्ड्स एयरक्राफ्ट के अंदर जाती तो एयरक्राफ्ट इंजन्स आर सर्टिफाइड कि वो बर्ड्स के इम्पैक्ट को झेल सकें। उतना इतना प्रेशर होता है, कंबस्टन चैम्बर में इतना टेम्परेचर होता है कि 1, 2, 3 बर्ड वो सह लेगा, पीछे से कुछ नहीं निकलेगा उसका। जब सली मूवी में हुआ था, फ्लॉक ऑफ बर्ड 100-200 बर्ड्स एक साथ अगर घुस जाए तो तब डैमेज होता है। और उस केस में विजुअली आपको दिखेगा या तो पीछे से स्मोक निकलेगी या कुछ तो इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन इस केस में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो भाई बर्ड्स हैं, आई रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो फायर, देयर इज नो लाउड बैंग एंड बर्ड्स भी नहीं दिख रही थी। अगर बर्ड्स होती, टकराती, पीछे से निकलती तो नीचे गिरती, बर्ड्स के रिमेन वहाँ पे होते एंड मिल जाते। नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, समवन सजेस्टेड फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। एयर फ्रांस 4590 25 जुलाई 2000 पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा था। 113 पीपल डाइड। भाई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज क्या होता है? उसके पहले एक एयरक्राफ्ट लैंड किया, स्टैंडर्ड है, एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है, पीछे उसके दूसरा लाइन अप करता है, वो टेक ऑफ करता है, फिर लैंड करता है, स्टैंडर्ड दिल्ली, मुंबई बड़े एयरपोर्ट्स में। इन दिस पेरिस एयरपोर्ट एक बंदा पहले लैंड किया, उसके एयरफ्रेम से कुछ मेटालिक पार्ट रनवे पे गिर गया। ये एयर फ्रांस जब टेक ऑफ किया, इसके जो मेटालिक पार्ट था पहले का, उसका टायर उस पर पड़ा, टायर फटा, टायर के रबड़ फट के इंजन्स में गए, इंजन्स में बहुत बड़ी फायर हुई, स्मोक हुई एंड दैट एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। यहाँ पे कोई फायर नहीं, कोई स्मोक नहीं, कोई लाउड बैंग नहीं। सो फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज FODB हम रूल आउट कर देते हैं। वेदर या विंड शेयर,
देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि विंड शेयर में एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाता एंड इट गोज़ डाउन। हमने सिमुलेटर में भी ऐसा प्रैक्टिस किया हुआ है, स्पेशली अगर एक इंजन आपके पास है और गियर डाउन है। मैंने खुद ये किया हुआ है अपने एयरक्राफ्ट में सिमुलेटर पे। वन इंजन फेल, गियर इज डाउन, गियर अप नहीं ली एंड द इंस्ट्रक्टर वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। अब कुछ भी कर लीजिए, पूरा स्ट्रगल कर लीजिए, एयरक्राफ्ट विल गो डाउन एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ विंड शेयर। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आजकल के वेदर रडार्स इतने ज़्यादा एडवांस है कि जब आप रनवे पे लाइन अप करते हैं फॉर टेक ऑफ, वो सामने दिखा देता है कि विंड शेयर है एंड द प्रोसीजर इज क्लियरली मेंशन दैट डिले टेक ऑफ और डू नॉट टेक ऑफ एट दैट मोमेंट। दूसरी चीज़ विंड शेयर होती है जब बारिश होने वाली होती है, आंधी चल रही होती है, ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, तो विंड शेयर की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 787 में 2 रडार होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड डिस्पैच के लिए एक रडार चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा MEL का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, विल कम बैक टू इट लेटर बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। MEL इज़ मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। अगर आपके एयरक्राफ्ट में 100 इक्विपमेंट्स लगे हैं तो किताब ऐसा बोलती है कि उसमें से अगर 30 फेल भी होंगे तब भी आप सेफली फ्लाई कर सकते हैं। जैसे वेदर रडार 2 है, वो कहता है भाई आप देख लो आपके जो रूट में इतना वेदर नहीं है तो आप एक वेदर रडार फेल है तब भी चले जाओ, सिर्फ एक से चले जाओ। तो मतलब इट इज़ मेड फॉर ऑपरेशनली असिस्टिंग द एयरलाइन कि यार कुछ चीज़ें ख़राब है फिर भी आप सेफली फ्लाई कर सकते हो। नंबर 4, 1 इंजन फेल्ड ऑन ग्राउंड एंड 1 इंजन फेल्ड आफ्टर टेक ऑफ। तो आप देखेंगे सारे जो हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, असल में तो हम ये मान ही चुके 2 इंजन फेल हुए, बट ये एक अच्छा केस है डिस्कस करने के लिए कि एक इंजन ग्राउंड पे फेल हो गया और एक आफ्टर टेक ऑफ फेल हुआ। इसमें मेरी एक थ्योरी सपोर्ट होती है कि एयरक्राफ्ट ने रनवे पे बहुत ज़्यादा लेंथ ली लिफ्ट ऑफ करने के लिए। जब एक इंजन आपका फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन पे लिफ्ट ऑफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ V1, VR एंड V2। भाई V1 बताएं होती है डिसीजन स्पीड, तो दिस इज V1, VR, व्हील ऑफ V2। भाई सिंपल सी चीज़ है, ये जो V1 है ना ये आपकी डिसीजन स्पीड है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक अगर आप टेक ऑफ रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं इस स्पीड तक। इसके बाद कुछ भी होता है भाई, कुछ भी आपका फकअप हो जाए, यू हैव टू टेक ऑफ, दोबारा फ्लाई करके दोबारा लैंड कर जाओ, बट इट इज़ नॉट सेफ कि इसके बाद आप स्टॉप करो क्योंकि इसके बाद उतना रनवे बचता ही नहीं है कि आप सेफली रुक पाओगे। VR इज योर रोटेशन स्पीड, तो द पायलट monitoring will call rotate and you start rotating Airbus or you start rotating and V lift off, जहाँ पे आपका लिफ्ट ऑफ होता है, एंड V2 पे जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो जब एक इंजन फेल हो जाता है, मान लो V1, ये आपका V1 है, V1 के पहले मान लो इस पॉइंट पे अगर आपका इंजन फेल होता है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। V1 के बाद यहाँ इंजन फेल होता है आपका तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर V1 पे जस्ट इंजन फेल होता है, V1 के बाद इंजन फेल होता है तो आपका VR आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका थ्रस्ट कम है। तो VR यहाँ की बजाय जो यहाँ पे है वो कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर ऑन द रनवे, और इस एयरक्राफ्ट ने लिटिल लॉन्गर लिया है एंड विच इज़ सपोर्टेड बाय द डेटा गिवन बाय फ्लाइट रेडार। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो एयरक्राफ्ट के ADS-B से इंफॉर्मेशन लेती है और प्रोवाइड करती है। एंड दैट्स वाई दिस थ्योरी मेक्स अ लिटिल सेंस कि एक इंजन ग्राउंड पे फेल हुआ, टेक ऑफ किया, उसके बाद दूसरा इंजन उड़ गया एंड देन दोनों इंजन उड़ गए जहाज़ के एंड द एयरक्राफ्ट केम डाउन। बट यार ये बहुत रेयर है, ये मतलब अभी तक मेरे आई एम मेकिंग दिस वीडियो 3-4 दिन से लगा हूँ रिसर्च पे, अभी तक मेरे दिमाग को ये आ नहीं रहा कि यार ऐसा हो सकता है। नंबर 5, इंजन स्टॉल। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंजन स्टॉल हो सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट स्टॉल होता है वैसे इंजन स्टॉल होता है। इंजन्स बेसिकली दे आर इंजन्स, दे सक इन एयर एंड पुश आउट एयर, दैट्स हाउ दे प्रोपेल द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। तो एयर जब जाती है इंजन्स पे तो इंजन्स के ब्लेड पे एक पर्टिकुलर एंगल पे पड़ती है, वो एंगल अगर ख़राब हो जाए बेसिकली तो वो इंजन स्टॉल होता है। ये इंजन स्टॉल भी मुझे क्यों नहीं लगता, आई हैव सम वीडियोज़ ऑफ इंजन स्टॉल जो हुआ है, रिकॉर्डेड है, लोगों ने रिकॉर्ड किया है एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे CCTV पे कैमरा से। इट मेक्स अ लार्ज साउंड और वो बनती रहती है, जैसे स्टॉल हुआ बुप बुप बुप, वो आती रहती जब तक आप उस इंजन को आइडल ना कर दे, उसकी पावर कम ना कर दे। और इंजन स्टॉल में कंप्लीट पावर लॉस नहीं होता। लेट्स से आपको वो 30% या 40% पावर फिर भी देता रहेगा। और इंजन स्टॉल का ये भी प्रोसीजर है कि पहले उसको आइडल कर दो, आप इंजन को देखो क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर लाओ जहाँ तक वो सेफली ऑपरेट कर रहा है, एटलीस्ट उस इंजन का बेनिफिट आप लो, दोबारा सर्कल कर जाओ, लैंड कर जाओ। तो इंजन स्टॉल भी नहीं लग रहा बिकॉज इट गिव्स यू अ लार्ज साउंड, अ लार्ज बैंग, बूम 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 ऐसा आता रहता है।
जो वीडियोज़ हमारे पास आए हैं उनमें ऐसा कोई साउंड नहीं आ रहा। डुअल इंजन फेलियर आफ्टर टेक ऑफ, ये रीज़न मुझे लग रहा था कि यही रीज़न होगा, एंड आई वॉज फिक्सेटेड ऑन दिस रीज़न अंटिल टुडे इवनिंग। बट लेट्स डिस्कस कि ये मुझे क्यों लग रहा था। हम लोग ने इसको सिम में ट्राई किया, बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो बैठ रहा था, टेक ऑफ किया, 100 फीट पे दोनों इंजन फेल करा दिए। सो गाइस, हम पहला डिपार्चर करने जा रहे हैं, एंड आई हैव not taken off from Ahmedabad since 5 years. And failures engine 1 plus 2 immediately after V1. We want to simulate as close as possible to what ठीक है. happened. So right now we are ready for takeoff. Runway 23 Ahmedabad पे लाइन हो चुके हैं हम. 4000 feet initial altitude जो ATC देगा वो set है. Everything is set. I have made the aircraft a little heavy. This aircraft usually takeoff weight is 62 tons. थोड़ा सा मैंने heavy रखा है simulating की जो flight थी वो लंबी जा रही थी लंदन तक. ने इस एयरक्राफ्ट को 70 टन्स का ग्रॉस टेक ऑफ वेट रखा है. एवरीथिंग इज सेट, लेट्स रोल. ओके, अहमदाबाद, दिस इज एयर इंडिया 171, रनवे 23 रेडी फॉर टेक ऑफ. टेक ऑफ चेक्स कंप्लीट. कैप्टन रेडी? Take off plans complete, Captain. Ready. यू हैव थ्रस्ट And your controls. मैन फ्लेक्स 54 SRS रनवे और थ्रस्ट. Check. Thrust set. चेक 100 knots. चेक. V1 rotate. Positive climb. Okay. Captain, dual engine failure. Oh my god, lost both the engines. Pitching down. Mayday, mayday, mayday. Air India 171. Loss of thrust. Loss of thrust. Okay, Captain, I've lost both the engines on my side. भाई लेकिन स्केरी था भाई. करे क्या, मतलब मैं तो फ्रीज हो गया. करना क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं? व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन? हाँ, है ही नहीं कुछ करने को. मतलब साला बस जमीन अपने पास आते हुए देख सकते हो, और क्या करोगे? भगवान का नाम दे सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते. आप क्या करते हो? लाइक व्हाट? Nothing. Absolutely nothing. हेल्थ स्केरी. सिम में आप करते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ की ग्रेविटी पता नहीं चलती सिम में, कि ये चलो यार सिम तो फ्रीज हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, बट दिक्कत होती है. ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द एयरक्राफ्ट इट अगेन क्लाइम टू 400 फीट. क्योंकि अगर आप जोर से किसी को उछालोगे तो उसके पास पावर नहीं बची, थोड़ा ऊपर जाएगा ना इनर्शिया से. ये तो नहीं कि यहाँ पे फेल हुआ तो यहीं गिर जाएगा, यहाँ फेल हुआ तो फिर भी यहाँ तक जाएगा ऐसे, फिर वो स्टार्ट करेगा. एंड दैट इज़ व्हाट इज सपोर्टेड बाय द वीडियोज़. सो अगर 100-150 फीट के आसपास आपके दोनों इंजन फेल हुए, दैट इज़ वॉट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. क्योंकि 100-150 फीट के आसपास ही आप गियर अप लेते हो. उस समय दोनों इंजन फेल हुए. एक चीज़ होती है स्टार्टल्ड, कि आप इतना ज़्यादा हैरान हो गए. मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो और सामने आपको कोई चाकू लेके खड़ा हो जाए, आप स्टार्टल हो जाओगे. दैट इज़ व्हाट इज स्टार्टल. की मतलब कुछ लोगों को उसमें हार्ट अटैक भी आ जाता है, इतने स्टार्टल हो जाते हैं. सो वो हुआ उस समय गियर अप से ध्यान हट गया होगा दोनों पायलट्स का. एंड दे मस्ट बी फिक्सेटेड दैट हाउ द हेल बोथ इंजन्स एक साथ ख़राब हो सकते हैं. किसी ने सोचा भी नहीं होगा अपने बुरे से बुरे सपने में. तो वो हुआ. 100-150 फीट पे 640 फीट तक क्लाइम किए. एंड माइंड यू 640 फीट इज़ मीन सी लेवल एलिवेशन. अहमदाबाद का खुद का एलिवेशन 200 फीट है, तो 400 फीट ही क्लाइम की, विच मेक्स परफेक्ट सेंस. और एक चीज़ अगर आप और देखेंगे वीडियो, ये एयरक्राफ्ट गया नीचे जा रहा है. जस्ट बिफोर इम्पैक्ट उसकी नोज़ थोड़ी सी और राइज हुई है. दैट ऑल्सो मीन्स कि इट इज़ अ, यार पायलट ने और क्या कर सकता है, वो रेस किया नोज़. भाई पायलट कुछ कर ही नहीं सकता है ना. मेरे को अभी भी वो चीज़ याद आ रही है, अब सिम में मैंने ट्राई किया था. इट इज़ वेरी स्केरी. मौत आपके सामने 10 सेकेंड दूर है और आप कुछ नहीं कर सकते. मतलब क्या लगा होगा उनको. क्लोज अप करते हैं आप जस्ट टू अवॉइड कि इम्पैक्ट जितना आराम से हो सके. काश मैं कुछ लोगों को बचा सकूँ. सो इट स्टॉल्ड क्योंकि और नोज अप गई एंड देन इट फेल लाइक अ रॉक टू द ग्राउंड. क्या रैट आया है. देयर इज अ चैनल जेफ ओ स्ट्रॉन्ग, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा एक हाई डेफिनेशन वीडियो डाला है. तो इसकी वीडियो में इसने कहीं से HD वीडियो निकाला और कह रहा है कि थोड़ी अजीब सी आवाज़ आई थी, वो आवाज़ रैट की होती है. एंड देन ही कंपेयर्स दिस विद अनदर एयरक्राफ्ट की वीडियो जिसमें रैट क्लियरली मेंशन है. वो बहुत साफ आवाज़ है, वो लग रहा है कि रैट चल रहा है. ये देख लो जैसे ड्रोन की आवाज़ होती है, गो. अब ओरिजिनल एयर इंडिया की आवाज़ सुनो. हल्का सा आ रहा है. जो लोग साउंड में बहुत डीप जाते हैं उनको आवाज़ आएगी.
बट यार रैट आना ना आना, देखो जब 2 इंजन फेल होते तो रैट आता ही आता है। फॉर मी कमिंग आउट ऑफ रैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या रैट आया इसका मतलब ये है कि दोनों इंजन फेल हो गए, नहीं, दोनों इंजन फेल होते हैं इसलिए रैट आता है। तो फर्स्ट एंड देयर वाज नो अदर वे टू एक्सप्लेन दिस क्रैश अनलेस कि आप दोनों इंजन्स फेल ना हो। दोनों इंजन्स फेल होते हैं तो आता ही आता रैट, एंड जब रैट आता है इसका मतलब ऑल द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज कट। लेफ्ट इंजन में जनरेटर 1 है, राइट इंजन में जनरेटर 2 है। दिस इज़ द ओनली इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट। दोनों उड़ गए तो बहुत सारे सिस्टम्स गायब आते हैं। आपने सिम में भी देखा होगा, जब रैट आ गया राइट साइड के इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ गए, बहुत ही बेयर मिनिमम रिसोर्सेज बचते हैं पायलट के पास। और जब दोनों इंजन फेल आते हैं तो आप गियर ऊपर ले भी नहीं सकते। लोग कह रहे हैं गियर ऊपर क्यों नहीं है, पायलट भूल गया। जब दोनों इंजन फेल होते हैं यू कैन नॉट टेक द गियर अप बिकॉज इतनी हाइड्रोलिक पावर नहीं है। रैट ओनली फंक्शंस की तो अपनी जान बचा लो, सेफली लैंड हो जाओ। लेकिन इस केस में यार ऑल्टीट्यूड नहीं था दोनों पायलट्स के पास। अनदर थ्योरी टू सपोर्ट दिस इंजन फेल थिंग इज 11 अल्फा पे जो एक बंदा जो सेव हो गया है, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि यार उसको ग्रीन एंड वाइट कैबिन लाइट्स दिखी थी। वो तभी दिखती हैं जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, दोनों जनरेटर्स फेल हो जाते हैं एंड द एयरक्राफ्ट इज ओनली लेफ्ट ऑन बैटरीज। भाई दोनों जनरेटर फेल, अब सिर्फ बैटरी है जहाज़ के पास, एंड बैटरी से सिर्फ वो वही काम करेगा जिसमें तुम्हें सिर्फ जान बचानी है, भूल जाओ फ्लाइंग का। तो कैबिन की आपने देखा होगा जब आप जाते हैं एयरक्राफ्ट में तो ब्रीफिंग होती है, कैबिन क्रू कहती है कि आपातकालीन स्थिति में आपकी पट्टियाँ जल जाएंगी। वो इसीलिए कहती है भाई कि जब सब कुछ नहीं होता ना तो वो ज़रूरी होता है कि रात को कभी क्रैश हो जाए तो जनता जाएगी कहाँ। तो ही कन्फर्म कि उसको वो दिखा, रैट यहाँ से कंफर्म हो रहा है। दैट मीन्स 110% दैट बोथ इंजन्स हैड फेल्ड। बट अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो फेल कैसे हो गए। नेक्स्ट थ्योरी, फ्यूल कंटामिनेशन। ये बहुत ही वाइल्ड थ्योरी है। ऐसा अगर हो गया तो भाई मतलब मैं पागल हो जाऊंगा। और ये क्यों नहीं हो सकता, उस दिन अहमदाबाद में बहुत सारे एयरक्राफ्ट को फ्यूल डाला गया था। उसके पहले एक इंडिगो एयरक्राफ्ट था, उसके बाद भी और सारे एयरक्राफ्ट। और ये वाला एयरक्राफ्ट ऐसा बोलते हैं कि आधे घंटे तक इंजन स्टार्ट करके बे पे था, फिर टैक्सी किया, फिर वहाँ वेट किया। सो इसने टैक्सी किया, टेक ऑफ किया, प्रीवियस सेक्टर से जब आया तो कुछ फ्यूल बचा भी होगा, काफ़ी फ्यूल बचता है, ऑल्टरनेट जाते ये करते हैं। जिस फ्यूल ट्रक ने इसको फ्यूल किया होगा उसने और भी एयरक्राफ्ट को फ्यूल किया होगा डिफरेंट। जब फ्यूल आता है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ वाटर के लिए इंडियन ऑयल जो फ्यूल दे रहा है वो चेक करता है, जो फ्यूल भरने आ रहा है वो चेक करता है, एयरलाइन के जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी चेक करते हैं। और फ्यूलिंग ट्रक आजकल इतने एडवांस है कि उनमें भी चेक होता है और ऑटोमेटिक फ्यूलिंग होती है। भाई आप बस ये डाल दो कि कितना अपलिफ्ट करना है, 50 टन फ्यूल चाहिए, नोजल लगाई, एयरक्राफ्ट सब कुछ खुद करता है, 50 टन अपलिफ्ट करेगा, किस टैंक में कितना जाना है सब कुछ करेगा। फ्यूलिंग एंड एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। उस फ्यूल ट्रक में खुद भी चेक्स होते हैं, अगर उसको लगेगा कि फ्यूल में कुछ गड़बड़ है वो खुद ही अपना फ्लो काट देगा। सो नाउ इफ यू टेल मी कि फ्यूलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, that means it is an act of sabotage, it's an act of terrorism against the country। एंड मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है इसमें, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज को शामिल होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई एयर इंडिया का इंटरनल बनना भी इन्वॉल्व होगा कि बाकी सारे जहाज़ों में सही फ्यूल गया, सिर्फ इस जहाज़ में गलत फ्यूल गया। दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू बिलीव दैट दिस इज़ नॉट ट्रू। तो ये भी मैं इसको हटा देता हूँ। एक और प्रोबेबल रीज़न मेरे दिमाग की उपज है, हाईली इम्प्रॉबेबल, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि पास्ट में ऐसा हो चुका है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। पास्ट में आपको याद हो इजिप्ट एयर और लायन एयर का बोइंग 737 मैक्स का एक फॉल्ट आया था जिसको हम बोलते हैं MCAS फॉल्ट। MCAS इज मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम। हुआ क्या था, ये बोइंग का लालच था जो ये क्रैश हुआ। देखिए एक टाइम पे एयरबस और बोइंग के बीच में रेस छिड़ गई थी कि हु विल बी द मार्केट विनर। एयरबस वाज क्लियरली लीडिंग। एयरबस इज अ हायर एयरक्राफ्ट। तो ग्राउंड पे खड़े होकर एयरबस यहाँ पे आता है, बोइंग यहाँ पे आता है। एयरबस फिटेड अ बिगर इंजन, 180 की जगह दिस स्टार्टेड टेकिंग 230 पैसेंजर्स। सिंस बोइंग नीचे था ज़मीन के, उनके पास जगह नहीं थी बड़े इंजन फिट करने के लिए। उन्होंने सेम एयरक्राफ्ट पे सेम विंग्स पे इंजन यहाँ लगते हैं, उन्होंने इंजन्स यहाँ लगा दिए, हल्के से ऊपर कर दिए। अब उन्होंने कहा कि कोई डिफरेंस नहीं है, जो 737 नॉर्मल पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं वो ये वाला भी वो फ्लाई कर लेंगे। लेकिन यार थोड़ा सा भी चेंज हो तो थ्रस्ट में और टॉर्क में फ़र्क बहुत ज़्यादा आता है जब इतना बड़ा थ्रस्ट दे रहे हैं। बोइंग ने क्या कहा, इसका सिंपल सोल्यूशन है सॉफ्टवेयर चेंज। उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। उस इंजन को विंग्स के थोड़ा सा ऊपर लगाने की वजह से उस एयरक्राफ्ट में नोज अप टेंडेंसी आ रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे लगा है तो इंजन एयरक्राफ्ट को नोज अप फेंक रहा था। तो बोइंग ने एक सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया और वो सॉफ्टवेयर करता था अपने आप बिना पायलट को बताए नोज डाउन करता था। एवरीथिंग वाज फाइन। एक दिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई। 2018 लायन एयर फ्लाइट 610, पायलट्स को पता नहीं चला,
MCAS किक इन हो गया एंड इट स्टार्टेड पुशिंग द नोज डाउन। और उसके बारे में कहीं उतना लिखा नहीं था। इट स्टार्टेड पुशिंग द नोज डाउन व्हेन sensing wrong angle of attack, aircraft pushed the nose down far beyond what pilot could encounter. It was not clearly mentioned in the manuals कि उसका करना क्या है। There was no training given to the pilots and इस चक्कर में वो जहाज़ क्रैश हो गया। Same thing happened with Ethiopian Airlines 302 in 2019। तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से 2 perfectly fine aircraft went down because बोइंग ने बताया नहीं। बोइंग ने कहा सिर्फ 2 घंटे की iPad ट्रेनिंग करके आप 737 मैक्स भी उड़ा सकते हैं। इस वजह से 737 मैक्स दुनिया भर में ग्राउंड हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि सेम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि 737 मैक्स भी जब बना तो कई सालों बाद ये प्रॉब्लम हुई थी। एंड 787 में काश कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि शुरू में जब आया था तो बैटरी में भी फायर आई थी। बट ठीक है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन हो सकती है। So guys, let's come to the most important part. This is what I think might have happened and this is not just my contribution once again. 3-4 लोगों ने, मैंने बहुत 5-5, 6-6 घंटा लोगों से बात की है और मुझे तो यही समझ में आ रहा, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज, जितनी लिमिटेड खोपड़ी है मेरी, इतना ही घुसा। इसके आगे भाई मेरी कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की, ना मेरा एक्सपीरियंस है। अहमदाबाद 189 फीट का एलिवेशन है, 200 फीट मान लेते हैं। अच्छा गाइज, मैं इस वीडियो को बनाते वक्त किसी लीगल ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता, तो इसलिए कभी कभी मैं आपको बताऊंगा जो सुनी सुनाई बातें होती है ना, उसको मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ कह लो मेरे दिमाग की, जिसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं होगी, वो भी आपसे शेयर करूंगा। जब मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ आपको बताऊंगा तो यहाँ डाल दूंगा ऊपर स्क्रीन में कि मेरे दिमाग की उपज है, मेरे को सपना आया था, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। एक आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर में शेयर करता हूँ जो कैप्टन अमित सिंह ने मुझे दिखाई थी। अगर ये जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का रनवे, इसमें 3 लाइन देखेंगे आपको, ग्रीन, रेड एंड येलो। ग्रीन लाइन वो है जब एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स रनिंग हैं तो वो कितने डिस्टेंस में टेक ऑफ करता है। रेड लाइन वो है जब उसका एक इंजन फेल हो जाए V1 पे, तब वो ये डिस्टेंस लेगा। और येलो लाइन वो है जो इस एयरक्राफ्ट ने 12 जून को लिया। तो आप देख सकते हो, ग्रीन से रेड बढ़ा, रेड से येलो बढ़ा। फर्स्ट शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे हाथ में लगी है, जो मैंने अभी कैप्टन अमित सिंह से डिस्कस किया है, दिस चेंज माय एंटायर सिनेरियो। मैंने कहा भाई जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल गलत सोच रहा हूँ। तो बिगिनिंग ऑफ द रनवे से वो टेक ऑफ शुरू किया और उसने ग्रीन लाइन क्रॉस कर दी। ठीक है, तब भी टेक ऑफ नहीं किया, इसका मतलब वो स्पीड अचीव नहीं किया है या उसका थ्रस्ट कम है। जो 1 इंजन परफॉर्मेंस है, रेड लाइन, वो उसको भी क्रॉस कर गया और उसने एंड ऑफ द येलो लाइन पे जाके 35 फीट भी नहीं, वो 21 फीट अटेन किया। कुछ और सूत्रों से मैंने एक कंफर्म न्यूज़ निकाली है कि ये जो एयरक्राफ्ट था VTANB अल्फा नवंबर ब्रावो, ये अभी भी इस सेम एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस, अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए हमें लगभग 55 से 60 टन का फ्यूल लगता है। उस दिन जो 241 पैसेंजर्स थे लमसम, टोटल एयरक्राफ्ट वेट बनता है 205 टन्स। इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 220 to 225 टन्स, तो काफ़ी भारी जहाज था। इट वॉज क्लोज टू द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। उस टेक ऑफ वेट के हिसाब से जो स्पीड्स निकलती हैं, V1 बनती है 151 नॉट्स, V2 बनती है 159 नॉट्स और V रोटेट 153 नॉट्स। मतलब 151 नॉट्स पहुंचने के पहले वो आप डिसीजन ले सकते हैं टू रिजेक्ट और टू गो। 151 नॉट्स के बाद आपको डिसीजन लेना ही है टू कंटिन्यू। इसका मतलब कोई भी इंजन फेल हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, वो 151 नॉट्स के बाद में हुई है, बिकॉज द पायलट्स हैड डिसाइडेड टू गो। उस सेम एयरक्राफ्ट के लिए एग्जैक्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेट करी गई है 55 टन्स ऑफ फ्यूल और 205 टन्स टेक ऑफ वेट के लिए। वो आ रही है ऑल इंजन रनिंग, जो ग्रीन लाइन है वो आ रही है 9451 फीट। जो इंजन आउट हो गया है, रेड लाइन जो है ये वाली, उसके लिए आ रही है 9892 फीट। और एस्डा मतलब एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस, अगर मैं V1 पे रिजेक्ट करता हूँ तो मुझे कितना डिस्टेंस लगेगा रोकने के लिए, वो आ रहा है 10,000 फीट। तो देखो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की ब्रेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। भाई ये बहुत कम डिस्टेंस में खटाक से ब्रेक मार के रुक जाता है। बट देन व्हाट एक्सप्लेन्स येलो लाइन? यार ये येलो लाइन इतनी बड़ी कैसे होगी अगर उसका इंजन फेल भी हुआ है ग्राउंड पे एक? भाई 2 इंजन फेल तो टेक ऑफ ही नहीं करेगा। अब मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे एक मनगढ़ंत कहानी जिसकी सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जब मैं US फ्लाइंग करने गया था 2008-2009 में, तो वहाँ पे मेरे पास एक डिस्पैचर थे जो कि एयर इंडिया से ही आए थे एंड वो पायलट बनने की ट्रेनिंग करने आए थे। शाम को बैठ रहे थे तो मजाक में ऐसा, ही वॉज हैविंग अ ड्रिंक एंड ही टोल्ड मी कि यार हम लोग को
ऑब्जर्वेशन फ्लाइट भी करनी होती है, बिकॉज 2 पायलट बैठते हैं पीछे, ऑब्जर्वेशन करने की भी डिस्पैचर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि वो 5 to 10 सेक्टर्स करते हैं। एंड एक बार वो टेक ऑफ कर रहे थे कहीं से, और वो टेक ऑफ करते गए पायलट ने रोटेट किया, रोटेट नहीं हुआ, और हंसते हंसते पायलट ने कहा लगता है सालों ने ओवरलोड कर दिया आज। सो उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मुझे तो उस समय तक कुछ पता नहीं था कि दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन द एयरलाइन, कि आपको पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि 200 टन का जहाज़ है, बट वो कार्गो 10-20 टन एक्स्ट्रा डालते रहते हैं। ऐसा एक और केस हुआ था किसी और यूरोप के देश में, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और वो एयरक्राफ्ट पाया गया 40 टन्स ओवरलोडेड है। तो बेसिकली जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, ये डिस्पैचर्स का ही काम होता है कि वो कैलकुलेट करते हैं कि एयरक्राफ्ट का कितना ज़ीरो फ्यूल वेट है, कितना ऑल अप वेट है, कार्गो कितना आ रहा है, कार्गो बुकिंग कितनी आ रही है, पैसेंजर्स का वेट कितना है। अभी तभी देखिए आपके बैगेज का एयरपोर्ट पे वेट किया जाता है, और आपका बैगेज 1 किलो भी ऊपर है तो उससे पैसे चार्ज किए जाते हैं आपके, बिकॉज जितना वेट एयरक्राफ्ट कैरी करेगा उतना फ्यूल उसका बर्न होता है। बहुत सारी कंपनीज अपना सामान बेचती हैं तो दे पे द एयरलाइन फॉर द कार्गो, तो मे बी दे pay the airline or the staff and the staff wants to keep that money in their pocket or what goes on, I don't know। वैसे भी ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो मुझे सपने में आई थी, मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि पायलट्स ने जोकिंगली बोला लगता है सालों ने आज भी ओवरलोड कर दिया। सो दिस वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एट दिस एयरलाइन की ओवरलोडिंग शायद होती हो। तो यहाँ भी अगर एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड है, बिकॉज इट वॉज अ फुल फ्लाइट एवरीथिंग, तो एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड है, फिर वो और कॉम्प्लिकेट करता है, फिर तो वो क्रिमिनल उसमें चला जाएगा इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये लॉस हो गया है कि जो जितना बैगेज और कार्गो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, सो दे कैन नॉट रिक्रिएट कि कितना था, एक्सेप्ट इफ दे एनालाइज द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द कार्गो। एक और इंस्टेंस ऐसा आया था जहाँ पे आप पूछेंगे लोगों से तो उनको लगेगा कि हाँ नॉर्मल लगेगा। भाई जिस केस में 2 इंजन है ये प्रॉब्लम नॉर्मल है, लेकिन जहाँ एक इंजन उड़ा अहमदाबाद में जहाँ गर्मी है तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब मेरी मनगढ़ंत कहानी हो गई, इसको याद रखिएगा। अब सिनेरियो क्या बनता है, मान लो जो मेरी मनगढ़ंत कहानी थी वो सच थी, ओवरलोडिंग जहाज़ में हुई है, V1 पे एक इंजन फेल हो गया, एक इंजन फेल हो गया तो इस रेड लाइन के एंड तक अगर एक इंजन फेल होता और कोई ओवरलोडिंग नहीं होती और सब कुछ एज पर स्टैंडर्ड होता तो ये रेड लाइन के एंड में वो जहाज़ टेक ऑफ कर जाता। औरंगाबाद क्रैश हुआ था इंडियन एयरलाइंस में बोइंग 737। सो औरंगाबाद का रनवे तब बहुत छोटा था, 6000 फीट और समथिंग, एंड अ हॉट समर डे। सो टेक ऑफ किए, एयरक्राफ्ट रोटेट नहीं किया, थोड़ा लेट रोटेट किया, तो वो सब समझ जाते हैं कि ये ओवरलोडेड आज। सो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसमें सारा टाइम वो ये करते रहे कि दिस एयरक्राफ्ट वाज लोडेड, ओवरलोडेड, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने लिखा नहीं कि ओवरलोडेड। हिंट देते गए कि ओवरलोडेड है, ये है, वो है, लेकिन लिख के किसी ने नहीं दिया ओवरलोडेड। लेकिन उस वीडियो में जो सीसीटीवी की फुटेज है आप देख सकते हैं कि वो बहुत एंड में जाके उसने लिफ्ट ऑफ किया, येलो लाइन के एंड में। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। और जैसे रोटेट करता है वहां पे एकदम से वो डस्ट उड़ती है साइड में, तो डस्ट उड़ रही है, इसका मतलब वो कोई अनपेव्ड सरफेस है साथ में। नॉर्मली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रनवे वो अनपेव्ड सरफेस है, तो उससे थोड़ा शक हुआ, तो उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने की कोशिश की। एज्यूमिंग कि कार्गो ओवरलोडिंग थी, एक इंजन फेल हो गया, वो यहाँ पे टेक ऑफ किया। पायलट्स को पहला स्टार्टल इफेक्ट यहीं पे लगा होगा कि यार एयरपोर्ट तो खत्म हो रहा है, सामने पेरीमीटर वॉल आ गई, ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा। बिकॉज वाई आई केम टू नो दिस, जब हमने सिम में इसको किया, हमने 2 बार किया, हमने लगा यार ये तो बहुत जल्दी उठ गया हमारा जहाज़, बिकॉज मे बी वी आर फ्लाइंग एयरबस विच इज़ लाइटर, बोइंग इज़ अ वाइड बॉडी, हम लोग 320 फ्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे दोस्त को इसमें और फ्यूल डालो, इसको भारी करो, आई वांट टू सिमुलेट द सेम सिचुएशन कि 100 पे इंजन कटे, 400 तक जाए एंड देन वी लैंड ऑन द सेम हॉस्पिटल बिल्डिंग, बिकॉज आई वांट टू सिमुलेट द एग्जैक्ट थिंग। तो हमने जब एयरक्राफ्ट भारी किया, भाई वो टेक ऑफ नहीं किया। मेरी समय फटी थोड़ी सी, क्योंकि अब मुझे हो गया टाइम 5 साल फ्लाई किए हुए, एंड व्हेन आई वाज पुट इन द सेम सिचुएशन कि अहमदाबाद तो एयरपोर्ट खत्म होने वाला, भाई टेक ऑफ नहीं करा, भाई फटती है। आई केम टू स्टार्टल इफेक्ट। तो नंबर 1 स्टार्टल इफेक्ट पायलट्स का यहाँ पे आया। मे बी दे वर नॉट अवेयर कि सारा ऐसा कुछ होता होगा, झोल जो मैंने मनगढ़ंत कहानी बताई, उनका लिफ्ट ऑफ नहीं हुआ, दे वर स्टक। मान लो लिफ्ट ऑफ हुआ, V1 के बाद एक इंजन का उड़ा हुआ है, एक इंजन उड़ा हुआ है, आपके दिमाग में टेंशन नंबर 1 कि इंजन चला गया आपका, नंबर 2 टेंशन कि आप लेट लिफ्ट ऑफ हुए हो, आपका ध्यान लैंडिंग गियर से उड़ गया। 100-150 फीट पे आप लैंडिंग गियर उठाते हैं,
आपका ध्यान वहाँ से चला गया। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक इंसिडेंट इंडिया में हुआ था जिसकी किसको खबर नहीं हुई और मीडिया ने कवर नहीं किया। गो एयर 338 21 जून 2017। ये डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? 21 जून 2017 को जो एयर इंडिया का इंसिडेंट ये हुआ है, ये इस दिन हो जाता, ऑलमोस्ट हो गया था 99%, बट ये किसी न्यूज़पेपर ने नहीं कवर किया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट जा रही थी, सुबह 5 बजे का डिपार्चर था। पायलट्स थके हुए थे क्योंकि वो बैंगलोर से दिल्ली आए थे। रात भर उन्होंने फ्लाई किया, दिल्ली में एयरक्राफ्ट स्वैप हुआ एंड पीपल थिंक पायलट्स जॉब इज ईजी, इट इज़ नॉट ईजी भाई। सुबह शाम दिन रात कोई शेड्यूल नहीं होता। तो व्हाट हैपेंड, दीज गाइज दे टुक ऑफ एट अराउंड 3000 फीट। बहुत सारी बर्ड्स आई, लेफ्ट इंजन में बर्ड्स घुस गई। उसकी वजह से लेफ्ट इंजन ख़त्म। नाउ द प्रोसीजर सेज कि आपको जो डैमेज इंजन है उसको सिक्योर करना है, मतलब उसको बंद करना है। व्हाट हैपेंड, पायलट्स इतने ज़्यादा स्टार्टल्ड हो गए थे कि फर्स्ट ऑफिसर ने एक इंजन तो बर्ड्स ने उड़ा दिया, दूसरा गुड इंजन पायलट ने काट दिया। सो द एयरक्राफ्ट एट 3300 फीट, गो एयर 338 ऑन 21 जून 2017 वॉज विदाउट बोथ इंजन्स दिल्ली शहर के ऊपर। सोचो अगर वो क्रैश होता तो कितना बड़ा हादसा होता। उस दिन गुड डे था। पायलट्स रियलाइज कि उन्होंने फकअप कर दिया है एंड द कैप्टन रियलाइज, ये वाज सीनियर कैप्टन, उन्होंने दोबारा इंजन को, एक बटन होता है गाइस ऑफ एंड ऑन, उन्होंने दोबारा उस बटन को डाला। पहली बार उस इंजन में स्टार्ट वाल्व फॉल्ट आई एंड देन उन्होंने रीबूट किया, दोबारा डाला। थैंकफुली दैट इंजन केम बैक। एयरक्राफ्ट हैड अगेन वन गुड इंजन, इट सर्कल्ड बैक, लैंडेड एट दिल्ली, disaster avoided. Now why this was important to discuss in this situation and why I think this might have happened. Now listen carefully. 100-150 फीट तक आपने क्लाइम किया, आपका एक इंजन फेल था, ठीक है। आप भूल गए गियर अप लेना बिकॉज यू वर स्टार्टल्ड, एक इंजन आपका उड़ गया, एक इंजन आपने लेट रोटेट किया। नाउ बोइंग 787 हैज़ अ वेरी स्पेशल प्रोसीजर जो कहता है कि अगर आपका इंजन में या तो डैमेज है या फायर है तो आपको एक मेमोरी आइटम करना है। वो मेमोरी आइटम क्या है? ऑटो थ्रस्ट, आर्म स्विच ऑफ, थ्रस्ट लीवर आइडल। ये करेगा पायलट फ्लाइंग जो कि कैप्टन है। वी आर अज्यूमिंग फॉर दिस थिंग एंड जो पायलट मॉनिटरिंग है, फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ, इंजन फायर स्विच फुल। ये स्पेसिफिकली बोइंग 787 का प्रोसीजर है। 150 फीट तक आप उड़ गए, गियर भूल गए लेना एंड 150 से 400 फीट तक आप बहुत जल्दी आ जाएंगे क्योंकि भारी जहाज़ है। 400 फीट पे उन्होंने मेमोरी आइटम करना शुरू किया। पायलट फ्लाइंग ने लेट्स से कि लेफ्ट इंजन फेल था, लेफ्ट इंजन का ऑटो थ्रॉटल आर्म स्विच ऑफ, क्योंकि बोइंग में क्या होता है थ्रॉटल मूव करती है, तो वो उसने ऑफ कर दिया एंड थ्रस्ट को आइडल कर दिया। पायलट मॉनिटरिंग ने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ, गलत इंजन का कर दिया। ये कंफर्मेशन होता है कि आप जब इंजन 1 काट दिया कैप्टन ने, फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन 2 जो सही इंजन था बोला कैप्टन कंफर्म फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ इंजन नंबर 2। भाई उस समय इतना टेंशन होता है ना कैप्टन को। द फर्स्ट सेंस यू लूज इन अ टेंस सिचुएशन इज योर सेंस ऑफ हियरिंग। आप उसने सुना होगा, सिमुलेटर में ये एक्सरसाइज 1000 बार करी होगी, उसने हाँ बोल दिया होगा बिना देखे। या गोयर में भी सेम हुआ था, गोयर में बोला उस फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन कंफर्म इंजन नंबर 2, उसने देखा और हाँ बोल दिया जबकि इंजन नंबर 1 काटना था। एंड दिस केस ऑल्सो मे बी द पायलट मॉनिटरिंग कट द रॉन्ग इंजन। तो एक इंजन तो डैमेज हो गया था ग्राउंड पे, दूसरा इंजन इन्होंने खुद काट दिया। एंड दिस इज जस्ट एजम्पशन जो बेस्ट ऑफ द नॉलेज में मुझे समझ में आ रहा है हुआ होगा, अदरवाइज फिर तो मुझे भी नहीं पता कि हुआ क्या है। तो एंड देन एट 400 फीट दे वर विदाउट पावर एंड 400 फीट के बाद ये लोग नीचे जाना शुरू हो गए। 400 फीट मतलब अहमदाबाद का एलिवेशन 200, तो एक्चुअली 600 फीट थे, जो रिपोर्ट्स भी कह रही है 612 फीट तक ये लोग गए थे। इसीलिए गियर नहीं ली, एक बार दोनों इंजन उड़ गए फिर तो गियर ले भी नहीं सकते एंड देन दे वर गोइंग डाउन। एयरबस में कैप्टन ने दोबारा डाल दिया, इंजन आ गया। इसमें वो ये नहीं कर सकते बिकॉज बोइंग डजंट अलाउ दैट, क्योंकि आपने जब फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ किया और इंजन फायर स्विच पुल किया, दोज आर इरिवर्सिबल एक्शंस, तो इंजन विल नॉट कम बैक। सो लेट टेक ऑफ बिकॉज एक इंजन ग्राउंड पे फेल हो गया V1 पे। येलो लाइन इसीलिए एक्सटेंडेड है। टेक ऑफ किया, दिमाग में वही था कि मेमोरी आइटम्स करने हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। 100 फीट 150 फीट पे गियर अप करना भूल गए बिकॉज दे वर स्टार्टल्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 400 फीट पे करना है मेमोरी आइटम्स, आप 350 पे शुरू कर देते हो। ये हम लोग भी करते हैं एयरबस में, क्योंकि यार कुछ पता है कि करना है। सिम में 1000 बार किया हुआ है। एक और चीज़ भाई, सिम में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, हर 6 महीने में
तो पता होता है कि इंस्ट्रक्टर आज इंजन फेल कराएगा, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट होता है, हमें चेक करना होता है। इंजन फेल कराऊंगा, इंजन डैमेज कराऊंगा, उसके पहले ब्रीफिंग भी होती है। अच्छा बताओ बच्चों, इंजन फेल होगा तो क्या करोगे? हाँ सर पहले ये करेंगे भी। तो प्रिपेयर होके जाते हैं। ऑन अ रियल डे, ऑन अ नॉर्मल डे यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो एक सिंपल सा फेलियर भाई फटती है वहाँ पे जाके। एंड लिटरली मैंने तो सिम किया हुआ है, मुझे पता भाई क्या फटती है। सो दिस इज़ वॉट माइट हैव हैपेंड वंस दे हैव कट द रॉन्ग इंजन, दे आर विदाउट पावर। एक तो भाई डैमेज हो गया, दूसरा हमने खुद काट दिया और अब कुछ नहीं कर सकते। एंड देन यू जस्ट वेट, यू आर गोइंग डाउन 10 to 12 seconds टू इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के पहले पायलट्स ने जस्ट पुल अप किया, नोज ऊपर आई और एयरक्राफ्ट स्टॉल हुआ एंड देन इट वेंट डाउन ऑन दैट बिल्डिंग एंड द वर्स्ट डिजास्टर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन। इस केस में भाई 4 पार्टीज बनती हैं। वन इज़ बोइंग, वन इज़ एयर इंडिया, वन इज़ जेनेक्स, जिस कंपनी के इंजन्स लगते हैं सबसे ज़्यादा पार्टी तो वही बनती है। चौथी पार्टी बनती है पायलट्स। एवरीवन विल ट्राई टू सेव देमसेल्फ। बोइंग विल ट्राई टू सेव देमसेल्फ बिकॉज बहुत बड़ी कंपनी है, यूएस की पूरी इकॉनमी उस पर डिपेंड करती है। लॉकहीड मार्टिन उसने खरीदा है। बोइंग नॉट ओनली मैन्युफैक्चर सिविल एयरक्राफ्ट बट मिलिट्री एयरक्राफ्ट एज वेल। बोइंग हैज़ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट्स इन यूएस कांग्रेस। बोइंग के पे कुछ बात आती है तो इंडिया यूएस रिलेशन से बात आएगी। दे विल ऑलवेज ट्राई टू सेव बोइंग। एयर इंडिया विल ट्राई टू सेव देमसेल्फ। इट्स ह्यूज लॉस एयर इंडिया के लिए अगर कुछ भी नाम खराब होता है एयर इंडिया का। जेनेक्स विल ट्राई टू सेव देमसेल्फ। बचता है पायलट्स। पायलट्स आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्फ। और एक मुझे बात पता चली कि अगर आप पायलट को ब्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस का पैसा मिलने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। सबका फायदा होता है। अगर पायलट एरर बोलो सबसे पहले इंश्योरेंस का पैसा मिलता है उनको। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि एयर इंडिया हैज़ फेस्ड मल्टीपल सीरियस DGCA allegations in the past 2 years, including fines, audit, suspensions and show cause notice. इसमें से कि कुछ अगर आपको बताऊं, DDCA issued show cause notice to CEO Campbell Wilson, head of flight safety on April 21st for delayed reporting of an incident. DDCA suspended sim training activity in airlines in Hyderabad. DDCA ने फिर एयर इंडिया पे 8 मिलियन रुपीज़ का एक फ़ाइन लगाया था क्योंकि ये अपने पायलट्स को एक्स्ट्रा फ्लाई करवा रहे थे। पायलट्स की फटीग हो रही थी, ड्यूटी टाइम की वायलेशंस हो रही थी। एक और शो कॉज नोटिस आया था कार वायलेशंस के लिए। सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट सेफ्टी चीफ आफ्टर ऑडिट लैप्सेस। शो कॉज नोटिस जून 2025 में सबसे रिसेंट आया। ये रेवलेशन रिलीज़ किया है रिपब्लिक टीवी ने। रिपब्लिक टीवी ने कहा था शॉकिंग डिटेल्स, लैप्सेस इमर्ज आफ्टर इंडिया प्लेन क्रैश्ड। DDCA issues notices to Air India. Notices were issued on June 3rd and June 5th by DDCA raising concerns over airworthiness and maintenance of several aircraft. तो lapses तो भाई इनके बहुत सारे रहे हैं। एक मेरी और मन गढ़ंत कहानी जो मेरे सपने में आई थी। सपने में मुझे आया कि मैंने बहुत सारे अपने पायलट फ्रेंड्स को कॉल किया। इस इंसिडेंट के बाद 787 के बाद देयर वाज अ फ्रेंड हु वाज फ्लाइंग फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। आफ्टर लैंडिंग ही टोल्ड मी भाई मेरी फटी पड़ी थी। 100 फीट के बाद मैं देख रहा हूँ इंजन तो ठीक है। 400 फीट पहुंचा, देखा इंजन तो ठीक है। 600 फीट पे फिर देखा इंजन तो ठीक है। एंड जब 10-15 हज़ार पहुँच गया फिर लगा चलो ठीक है अब तो टेक ऑफ कर लिया, अब काफ़ी हाइट आ चुकी है। वॉट ऑल्सो लॉट ऑफ पायलट्स टोल्ड मी भाई MELs बहुत सारी होती है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट MEL, एक मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट की मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए जहाज़ में तभी उड़ सकता है। और भाई एयर इंडिया के जहाज़ उस मिनिमम लिस्ट पे ही चल रहे हैं। इतने ज़्यादा इशूज़ हैं इनके एयरक्राफ्ट के साथ दैट पायलट कोटेड दैट एयरक्राफ्ट आर इन अ पैथेटिक स्टेट कोट अनकोट। उसने मेरे को एग्जाम्पल दिया MEL का कि जैसे वेदर रडार होते हैं। एंड माइंड यू दिस इज ऑल मनगढ़ंत कहानी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो 787 में 2 रडार होते हैं, वेदर रडार लेफ्ट प्लस राइट। एक रडार चलना जरूरी है। ये कंटिन्यूस स्नैग आते रहते हैं। इन लोग की आदत है कि अगर कंटिन्यूस हर फ्लाइट में ये स्नैग आ रहा है, ये लोग ठीक नहीं करते। ये लोग बस क्या करते हैं, ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स बोलते हैं सर इसको मैं अभी के लिए आपको ओके करके दे रहा हूँ, फ्लाइट में ये फिर आएगा। उनको भी पता है, एयरलाइन को भी पता है, क्योंकि एनी स्नैक दैट हैपेंस देयर इज अ लाइव रिपोर्टिंग व्हिच गोज टू द कंपनी नोज एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। वो आप उड़ेंगे फिर स्नैक आएगा, ग्राउंड पे जाएंगे, बस इंजीनियर का काम है पैकेजिंग अच्छी कर दो बाहर से, कंपनी का काम है सॉरी, उसको उस समय दिखा दो ओके, पेपर पे क्लियर कर दो, फ्लाइट ओके ले जाओ। फ्लाइट में जो आएगा पायलट देख लेंगे। ये एयर इंडिया का स्टैंडर्ड है। अगर आप कुछ रिपोर्ट करोगे तो वो बोलेंगे चेक एंड फाउंड ओके ऑन ग्राउंड, करेक्ट रिलीज कर देंगे। वो पायलट बोल रहा है कि भैया जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ तब नहीं चल रहा, वो बोलते हैं ग्राउंड स्कैनिंग कंप्लीट, चेक एंड फाउंड ओके ऑन ग्राउंड रिलीज। ग्राउंड पे स्टेटस ओके है तो आप ले जाओ जहाज को। हां, और वो सेक्टर दर सेक्टर ऐसे क्लियर कर रहे हैं। एवरी सेक्टर दे आर क्लियरिंग लाइक सारा डेटा है कि इन फ्लाइट है, कब आया फॉल्ट, ये फॉल्ट
लेकिन वो ग्राउंड पे करते हैं कि ग्राउंड पे हमने स्कैनिंग कर लिया, ठीक। There was a friend who was flying from Europe to India. तो he said 2 वेदर रडार थे, एक एम्बियन में डाला, एक चल रहा था, मैं जहाज़ ले गया. He was flying from Europe to India. वेस्ट से ईस्ट आ रहा था, वेदर उतना ख़राब नहीं था. फ्लाइट में गया, राइट वाला उड़ गया. So now basically now the flight is over Iran and there is no weather radar. Thankfully वेदर ठीक था. वेदर रडार कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आपने इंडिगो का श्रीनगर वाला इंसिडेंट देखा जिसका मैंने वीडियो बनाया भी था. भाई पता है क्या बोला, कहता है मेरे 2000 फीट नीचे एक जहाज़ था, वो भी सेम रूट पे आ रहा था, उसको देख के मैं आया हूँ कि वो अगर यहाँ से राइट जा रहा है और रूट सीधा है तो मे भी वेदर है तो मैं भी राइट जाऊँ. तो ऐसे जहाज़, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं बार बोल रहा हूँ, ये मेरे दिमाग की कहानी है, मेरे को सपने में आई थी. अनदर गाय टोल्ड मी कि यार एयर कंडीशनिंग होती है, एयर कंडीशनिंग सिर्फ हमको ठंडा नहीं रखती भाई. जब हम फ्लाई करते हैं तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं. एयरक्राफ्ट के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन भी वही एयर तो करती है, क्योंकि वो प्रेशर डाल रही है, अंदर हवा आ रही है और वो ठंडी हवा आती है तो आपको लगता है एसी चल रहा है. तो 2 पैक्स होते हैं जहाज़ में, पैक 1 पैक 2 मोस्टली. एक पैक में 2 कैक होते हैं. कैक की डिटेल में आता है, इट्स अ टेक्निकल टर्म, कैबिन प्रेशर जो मेंटेन करता है. 2 कैक आउट थे, उसने MEL पे रिलीज़ किया जहाज़ को. 2 कैक चल रहे थे, हवा में गया, 1 कैक उड़ गया. 4 कैक होते हैं, अब जहाज़ 1 कैक पे उड़ रहा है. कहता है कैबिन ऑल्टीट्यूड वार्निंग भी आ गई. वो भाई अहमदाबाद से उड़ा था, अहमदाबाद दोबारा अहमदाबाद आ गया वो. तो आई एम लिसनिंग टू ऑल दीज स्टोरीज. भाई लोग बोल रहे हैं कि एक सेक्टर में 90 MEL तो कॉमन है. 3 पेजों की इनके पास MEL आती है. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम इज़ कैबिन डिफेक्ट्स लॉ, कि कैबिन सीट नहीं चल रही, बिजनेस क्लास की सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, ऊपर से पानी चू रहा है, ये नहीं चल रहा, किसी का इन फ्लाइट नहीं चल रहा, किसी का रिमोट नहीं चल रहा, किसी का वीडियो. मोस्टली इट इज़ दिस अग्रीड. लेकिन उस केस में वाई दिस इज़ अ सेफ्टी थ्रेट. वो जो 3 पन्ने का मोटा आपको MEL मिल रहा ना, सिर्फ उसमें पायलट की खुद की ड्यूटी है कि उसका जो मेन सेफ्टी रीज़न है क्या है, कि उसको क्या रिलेटेड है, वो ढूंढो आप बैठ के, आपका काम है वो. और है बताओ एक सिंपल सी बात, 10 घंटे की पायलट की फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे वो आ रहा है 1.25 घंटा पहले, D-75 मिनट्स. इतने मोटे अगर आप पायलट्स को पढ़ने के लिए दे देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पायलट टू गो थ्रू ऑल दोज पेजेस. उसमें आपको पूरा पढ़ना भी है, क्रू के साथ ब्रीफिंग भी करनी है, एयरपोर्ट इतना लंबा T3 जाना भी है, अपना क्लियरेंस भी कराना है, वीज़ा का सिक्योरिटी चेक भी कराना है, जहाज़ में भी जाना है, जहाज़ भी प्रिपेयर करना है, जहाज़ में जाके फिर से एक ब्रीफिंग करनी है, इंजीनियर को ब्रीफिंग करनी है, फ्यूल चिट साइन करनी है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन D-75 मिनट्स. तो बेसिकली यू आर इनवाइटिंग ट्रबल. आप पायलट को दीजिए भाई उसके एंड ही सेइंग कि यार नोबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दीज जॉब्स. की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आपका काम है. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अलग थोड़े से वो इश्यूज हैं कि आफ्टर प्राइवेटाइजेशन दे वर नॉट प्राइवेटाइज्ड, दे आर स्टिल अ PSU एंड देर लाइक हमें भी प्राइवेटाइज करो बिकॉज वी ऑल्सो वांट सम राइट्स एंड दे वांट देयर सैलरी के इशूज़ हैं, उनके क्या इशूज़ हैं, बट द मशीनरी इज़ नॉट फ्लोइंग स्मूथ, देर इज़ फ्रिक्शन. जब मैंने एयर एशिया का इशू उठाया था, मैंने कहा था यार ये छोटे छोटे एक दिन लाइनअप हो जाएंगे. इस छोटे छोटे से जो मैं रेस कर रहा हूँ, मे बी आपको लग रहा है कि आज कुछ नहीं हो रहा तो चलने देते हैं, बट इट इज स्विस चीज़ के एक मॉडल वेयर द स्मॉल होल्स अलाइन वन सिंगल डे एंड बिग एक्सीडेंट हैपेंस. ये जो एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स पे, जो एयरपोर्ट्स के अराउंड बिल्डिंग बन रही है, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर अप्रूव्ड, क्योंकि एयरपोर्ट्स के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बननी चाहिए, 6 माले 7 माले की. एयरपोर्ट्स होते हैं शहर के बाहर, बट जैसे ही शहर के बाहर एयरपोर्ट्स बनते हैं उस ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं, देन वी गिव अप्रूवल to make high-rise building. Mumbai, for sure, if something happens, there will be a bigger disaster, क्योंकि वहाँ से बीच से रोड निकल रही है, ट्रैफिक निकल रहा है, वहाँ बिल्डिंग्स हैं. एयर इंडिया पर आपने देखा कुछ क्रिएटर्स भी गए थे जहाँ पे उनके कैबिन में दे वर नॉट हैप्पी विद द सीट्स, पानी चू रहा है, गंदगी है, टेप निकला हुआ है, कुछ निकला हुआ है. We are almost about to taxi. This AC is not working. Look at everyone. मैंने 3 महीने पहले लंदन ट्रैवल करते वक्त एयर इंडिया के इसी एयरक्राफ्ट की वीडियो शेयर करी थी. And it's a Dreamliner 787. There's this button for calling the cabin crew. Nothing is working. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. And then I was like यार ये तो नॉर्मल है एयर इंडिया में, अगर आप जाते हैं तो. एक और यूज़र ने बोला था कि उसने दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर फ्लाई किया था, उसके सेक्टर में AC नहीं चल रहा था, एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा था. नहीं कि वो नहीं चल रहा होगा, बट मेन सिस्टम तो चल रहे होंगे, एयरक्राफ्ट तो सेफ होगा. बट नाउ आई एम थिंकिंग यार जब आपके पास एक कस्टमर आता है तो आप अंदर क्या चल रहा है वो तो छुपा के रखते हो, पैकेजिंग तो अच्छी करते हो ताकि आपको धंधा तो मिलता रहे. कल्चर चेंज करने में टाइम लगता है. उस पे पैसा नहीं खर्च करे जो कि दिख रहा है पैसेंजर्स को, जो कि आपकी रेवेन्यू को अफेक्ट करेगा, तो पता नहीं फिर पीछे क्या चल रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं सेफ्टी में. दिस इज अ प्रॉब्लम. ये इंडिकेशन है सारी. These are all indications कि आपके अंदर क्या है. कि आपने तो बहुत वो पकवान बना दिया मीठा, लेकिन अंदर क्या है तो इंडिकेशन.
Now let's come to Boeing. 787 पे there was a whistleblower engineer जिसने बोला है कि 787 पे structural gaps थे. They raised concerns about engineering work on Boeing's 777 and 787 aircraft. Ed Pearson उसका नाम था. He said fuselage joints are not proper. Boeing CEO was questioned in US Congress. We've had multiple whistleblowers come before this committee and allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now. Boeing denied. FAA ने उसकी बात मान ली, ऑडिट क्लियर कर दिया. एंड देन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि Boeing 737 मैक्स के साथ क्या हुआ था. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो. AAIB एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ऑफ इंडिया. बट अफसोस की बात यह है कि बाकी देशों की तरह जहाँ से US में NTSB है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. बट AAIB मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, यानी किसी मंत्री के अंडर आता है. तो क्या वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, या फिर वो भी एक मिनिस्टर प्रेशर या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के नीचे आके, बिकॉज विच इज वी हैव सीन दैट इन द पास्ट इन द घाटकोपर इंसिडेंट. जो घाटकोपर का एक्सीडेंट हुआ था, टेक ऑफ में इट क्रैश्ड, ऑल 4 डाइड. उसमें भी दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बोला कि पायलट पुट द एयरक्राफ्ट इनटू अ स्पिन. ठीक है, उसका भी मैंने एनालाइज किया पूरा, उसके सारे इंजन के पार्ट्स देखे, वो देखे दे हैड फेल्ड. और उसमें जो CVR है, CVR था एट दैट क्रिटिकल मोमेंट, CVR चलना बंद हो गया. इस पर AIB बोलते हमारे पास है ही नहीं ये 15 मिनट का पोर्शन. जब एक्सीडेंट हुआ मेन इंफॉर्मेशन है वो है ही नहीं. हाँ, मेन इंफॉर्मेशन बोलते हैं वो डिलीट हो गई, अपने आप डिलीट हो गई. लॉ में बोलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या कुछ भी कर लो, एक्चुअल एविडेंस कोर्ट तक ना पहुंच पाए. एविडेंस गुम हो गया, ठीक है मेरी गलती थी, उसकी सजा ले लो, लेकिन अगर एविडेंस मिल गया तो सजा मिलेगी, वो तो डेडली होगी. सो इसको मैं बोलता हूँ हाउ टू गेट अवे विद मर्डर. कि आपने मर्डर करना है, आप एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मारो, पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी. AIB आप जो बोलोगे वो लिख देगी, तो मतलब केस खत्म. एंड अ क्रैश व्हिच हैपेंड इन UP. एक एक्स यूनियन मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी डेथ हुई थी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में. सो मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें ये लिखा था प्रोबेबल कॉज द पायलट, मतलब क्लाउड में घुसा, एयरक्राफ्ट स्पाइरल में गया और क्रैश कर गया. उसी रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है मेट सेक्शन, मेटीरोलॉजी, वो सेक्शन बोलता है नो क्लाउड्स. तो जब क्लाउड नहीं था, ये पायलट कौन से क्लाउड में घुसा था? मतलब वही रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने आप को, और कोई चैलेंज नहीं कर रहा उसको. यूनियन मिनिस्टर. Whatever I have assumed in this video, maximum 99.9% जनता को लगेगा कि तो पायलट एरर है, पायलट को ही चढ़ा दो सूली पे. लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एम ये नहीं होता. इन्वेस्टिगेशन का एम ये होता है कि अगर 4-5 केसेस हो चुके हैं वर्ल्ड में, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रूट कॉज पे जाना. ये ट्रेनिंग एरर है. इज इट द प्रेशर ऑफ फ्लाइंग टू मच? क्या वो फटीग्ड है? क्या मेंटेनेंस के इशूज ऐसे हैं? अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पिछले 2 दिनों में बहुत सारे एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. पैसेंजर्स को बहुत सारी असुविधा हुई है. ये क्यों हो रहा है? फिर से मैं कहानी सुनाना चाहूँगा आपको, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. क्योंकि मुझे सपने में ऐसा आया कि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को कॉल लगाया, एंड नाउ द पायलट्स हैव फाइनली टुक अ फर्म स्टेप. दे आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट एयरक्राफ्ट जिसमें बहुत सारी MELs हैं, एंड विच इज़ अ गुड स्टेप. भाई पायलट्स भी थोड़ा डर गए कि यार हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ हर बार चलता है एटीट्यूड करके लेके जा रहे हैं, और उल्टा साला मरेंगे तो हम ही. आप लोग तो ज़मीन पे बैठे हो यार, मैनेजमेंट ज़मीन पे बैठा है, इंजीनियर ज़मीन पे बैठे हैं, सब लोग ज़मीन पे बैठे हैं. सबसे पहले तो मौत पायलट को दिखती सामने आते हुए. दे आर इन दैट एयरक्राफ्ट. व्हाई शुड दे एक्सपेक्ट अ एयरक्राफ्ट विच इज़ नॉट परफेक्टली फाइन? व्हाई शुड दे एक्सेप्ट एन एयरक्राफ्ट जो ऑलमोस्ट फाइन है? दे शुड एक्सेप्ट एन एयरक्राफ्ट विच इज़ परफेक्टली फाइन, एंड तभी वो अपनी जॉब्स के साथ जस्टिस कर देंगे. सामने तो बहुत कम आता है. एक्सीडेंट होता है मतलब आपके 1000 इंसिडेंट होते हैं, उसके बाद 500 या 300 सीरियस इंसिडेंट, उसके बाद एक्सीडेंट होता है. सो जो कोर्ट होगी वो पायलट को पहले ब्लेम करेगी, चाहे इंजीनियरिंग ने गलती की हो या लोडिंग ने गलती की हो, वो बात की बात है. लेकिन इन्वेस्टिगेशन काम होता है रूट कॉज में जाना, कि अगर वो चीज एलिमिनेट कर दो तो ये एक्सीडेंट आगे नहीं होगा. अभी जो होगा पायलट को ब्लेम कर देंगे, लेकिन एक्सीडेंट फिर होगा, बिकॉज उन्होंने बेसिकली सिम्टम को एड्रेस किया, रूट कॉज एड्रेस नहीं किया. तो ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम, कि हम केस को खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज पायलट है नहीं डिफेंड करने को, और इंश्योरेंस भी सबसे पहले पैसा देती है अगर पायलट एरर बोल दो, केस क्लोज. एट द एंड जो हो गया उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट
ये ज़रूर चाहेंगे कि इस एक्सीडेंट से ज़रूर एक पॉजिटिव सीख लें, हम जाने कैसा क्यों हुआ, इन फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई लेट सम वैल्यू एंड दैट्स इट। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई कुड गैदर वो मैंने आपको दिया, जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया, अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। हो सकता है मैं पूरा गलत हूँ, बट दैट्स ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।